पिछले 50 सालों में मानव जितना पृथ्वी, सूर्य और ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानता था, आज बहुत कुछ जानता है। अंतरिक्ष में परिक्रमा करते विशाल टेलीस्कोप और डीप स्पेस नेटवर्क की मदद से आप और मैं अपने सौरमंडल से लेकर के कई दूसरे ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं को जानते हैं और उन्हें हर रोज ऑब्जर्व करते हैं। पर ब्रह्मांड को केवल हम उसमें मौजूद विशाल ऑब्जेक्ट्स की मदद से समझें तो हम आधी अधूरी जानकारी ही ले सकते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने और समझने के लिए हमें उसमें उतरकर उसके नियमों को जानना पड़ेगा, जिसके लिए हमें फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की आवश्यकता है। साल 1905 में महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया तो उन्होंने ब्रह्मांड को समझने का नजरिया ही बदल दिया। उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को नए तरीके से समझाया और हमने जाना कि कैसे महाविशालकाय और मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम कर्व को प्रभावित करके दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट को खींचते हैं। पर आइंस्टाइन की इस थ्योरी के 107 साल बाद भी आज हम ग्रेविटी को जितना समझ पाए हैं वो काफी कम है। हम ये तो जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर ही खींचता है, जैसे सूर्य पृथ्वी और दूसरे ग्रहों को, और पृथ्वी आपको और मुझे। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही गिरती है। पर आखिर ग्रेविटी हमेशा ऐसा क्यों करती है? क्यों हमेशा ये फोर्स अट्रैक्ट करता है? जहां दूसरे नेचुरल फोर्स चीजों को खींचने के साथ साथ बाहर भी फेंकते हैं, पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ही चीजों को अट्रैक्ट करता है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? क्या ये पॉसिबल है कि ब्रह्मांड में किसी जगह ग्रेविटी चीजों को खींचने की बजाय उन्हें बाहर फेंकती हो? क्या पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा हो सकता है? इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए चलिए मेरे साथ एक और अनोखी यात्रा पर, जहां आप ग्रेविटी के साथ साथ सौरमंडल के अब तक के सबसे अजीब रहस्य को भी जानेंगे, जो आपकी समझ को और ज्यादा मजबूत कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइंस्टाइन से पहले हर कोई ग्रेविटी को एक ऐसा फोर्स समझता था जिसकी वजह से आसमान में फेंकी गई हर वस्तु वापस नीचे ही गिरती है। धीरे धीरे हमारी समझ विकसित हुई और हमने जाना कि समूचे ब्रह्मांड का आधार यही फोर्स है, जिसकी मदद से दो चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। सूर्य जैसे भारी तारे अपने ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से पूरे सौरमंडल को बांधे रखते हैं। वहीं ग्रेविटी के कारण ही हम भी पृथ्वी की सतह पर आसानी से चिपके रहते हैं। इसी की मदद से स्पेस और टाइम भी चलता है और पूरा ब्रह्मांड नियंत्रित रहता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो अगर किसी इंसान के पास पूरे ब्रह्मांड की ग्रेविटी कंट्रोल करने की शक्ति आ जाए तो वो एक तरह से भगवान बन जाएगा। वह जहां चाहे जा सकता है, जिस समय में भी आना या जाना चाहे कर सकता है, पास्ट और फ्यूचर में भी यात्रा कर सकता है, किसी भी तारे और ग्रह को लाइट से भी तेज स्पीड से कहीं भी फिक्स कर सकता है। वास्तव में ग्रेविटी की मदद से वह हर टाइप की सिविलाइजेशन से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। पर यह कैसे होता है और किस तरह गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी काम करती है, आइए जानते हैं। खैर, गुरुत्वाकर्षण सीधे सीधे दो वस्तुओं के मास से जुड़ा हुआ है और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एक वस्तु जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही फोर्स पहली वस्तु पर लगाती है। एक सेकंड, इसका मतलब गिरती हुई बॉल भी पृथ्वी को उतने ही फोर्स से खींचती है जितना कि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है? जी हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी आपको बॉल पृथ्वी पर गिरती हुई दिखाई देगी, पृथ्वी बॉल पर गिरती हुई नहीं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल की तुलना में पृथ्वी का मास बहुत बहुत ज्यादा है और न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से इसकी वजह से पृथ्वी की स्पीड बहुत बहुत कम हो जाती है और हमें लगता है कि सारी वस्तुएं पृथ्वी पर ही गिरती हैं। इस फोर्स की इसी खूबी के कारण ही हम अपने स्पेस मिशन कर पाते हैं और इसी की वजह से भारत ने चंद्रयान और मंगलयान मिशन किए हैं। अब एक रॉकेट कैसे ग्रेविटी को मात देता है और अंतरिक्ष में जाता है, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ओर जहां आप ग्रेविटी के साथ साथ इंडिया के सभी स्पेस मिशन, खासकर चंद्रयान और मंगलयान के बारे में ऑडियो बुक के जरिए सुन और पढ़ सकते हैं। कुकू FM एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां आप ऑडियो बुक्स के जरिए इसरो, नासा और एलॉन मस्क के मिशंस के साथ साथ स्पेस की भी अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं, जिससे आप एकदम अपडेटेड रहेंगे। कुकू FM भारत का सबसे पसंदीदा ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आपको अलग अलग भाषाओं में 1000 घंटे से भी ज्यादा बड़ा कंटेंट मिलेगा, जिस वजह से आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में अपनी फेवरेट बुक को आसानी से अपने स्मार्टफोन में सुन पाएंगे। इसके अलावा कुकू FM आपके लिए हर रोज एक नई ऑडियो बुक भी ऐड करता है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। स्पेस के टॉपिक के साथ साथ आप साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी ऑडियो बुक सुनकर अपना जीवन बदल सकते हैं।
तो बिल्कुल भी देर न करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुकू FM ऐप को डाउनलोड करें और कूपन कोड DOS50 यूज करके आज ही 50% तक का डिस्काउंट भी प्राप्त करें। ऑफर केवल 17 अक्टूबर तक। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि कैसे ग्रेविटी की मदद से पृथ्वी और गेंद एक दूसरे को खींचते हैं, पर बहुत ज्यादा मास होने के कारण बॉल हमेशा ही नीचे गिरती है। ग्रेविटी की इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखकर कई साल पहले एक सवाल वैज्ञानिकों के मन में उठा कि आखिर ग्रेविटी हमेशा खिंचाव ही क्यों उत्पन्न करती है, यानी कि ग्रेविटी हमेशा क्यों अट्रैक्ट करती है। तो इसे समझने के लिए हमें ग्रेविटेशन फोर्स की तुलना किसी दूसरे ताकतवर फोर्स से करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन देखें तो आप पाएंगे कि ये दोनों काफी मिलती जुलती हैं। दोनों ही इक्वेशन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्मूले में कैपिटल M और स्मॉल m पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, तो r उनके बीच की दूरी है और g एक कांस्टेंट नंबर है। इनकी वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम आसानी से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स को निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले को देखें तो यहाँ कैपिटल Q और स्मॉल q उन दोनों पार्टिकल्स का चार्ज है जिनके बीच लगने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें निकालनी है, और r उनके बीच की दूरी है और k भी एक कांस्टेंट नंबर है। अब जहाँ एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स खिंचाव के साथ साथ दोनों पार्टिकल्स को ढकेल भी सकती है, वहीं दूसरी तरफ ग्रेविटी हमेशा खिंचाव पैदा करने के लिए जानी जाती है। ये कभी भी दोनों ऑब्जेक्ट को ढकेल नहीं सकती है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पर जैसा कि हमें पता है कि मास हमेशा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं होती है या अभी हमें मिली नहीं है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन यानी कि खिंचाव भी पैदा करता है। अगर हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसमें नेगेटिव मास हो तो वो कभी भी ग्रेविटी के कारण किसी भी विशाल ऑब्जेक्ट के पास नहीं आएगा, वह नीचे गिरने की जगह सीधा ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा। पर नेगेटिव मास वाले ऑब्जेक्ट को खोजना और समझना जितना आसान लगता है वह उतना ही कॉम्प्लेक्स है। क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में एक्सोटिक मैटर नाम की चीज भी अस्तित्व में है। एक्सोटिक मैटर या तो किसी अकल्पनीय पार्टिकल से बना है या फिर सामान्य मैटर का ही कोई ऐसा स्टेट है जो मानव सभ्यता की समझ से भी परे है। एक्सोटिक मैटर में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिक्स के नियमों को नहीं मानती हैं, और इसलिए माना जाता है कि अगर एक्सोटिक मैटर अस्तित्व में हुआ तो इसमें नेगेटिव मास भी होगा। एक्सपेरिमेंट करते दौरान वैज्ञानिक ऐसे कई पार्टिकल्स की खोज कर चुके हैं जो हमें सामान्य मैटर से नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सभी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का पालन करते हैं, यानी कि फिजिक्स की लिमिट में ही रहते हैं। मैटर के कई असाधारण स्टेट्स जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, उनका भी अध्ययन किया जा चुका है। आपने आज तक मैटर के सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट के बारे में सुना होगा, लेकिन इनके अलावा भी कई स्टेट्स होती हैं जैसे कि प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, फर्मियोनिक कंडेंसेट्स, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड, स्ट्रिंग नेट लिक्विड, रेडबर्ग मैटर, फोटोनिक मैटर और टाइम क्रिस्टल। लेकिन ये सभी खोजी गई स्टेट्स फिजिक्स के सभी नियमों का पालन करती हैं, इसलिए इन पर ग्रेविटी का वही इफेक्ट रहता है जो आप मैटर में देखने को मिलता है। पर मैटर के भी ऐसे कई रूप हैं जिन्हें अब तक वैज्ञानिक बहुत कम समझ पाए हैं, जैसे कि डार्क मैटर और मिरर मैटर। इन मैटर का कोई असल रूप अभी तक हमारे सामने नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये सब कहीं ना कहीं एक्सोटिक मैटर से ही जुड़े हुए हैं। डार्क मैटर जो कि लाइट से कभी इंटरेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम उसे आज तक कभी देख नहीं सके हैं। वही मिरर मैटर सामान्य मैटर का ही एक रिफ्लेक्शन है। सामान्य मैटर से बनी कोई भी चीज की दिशा दाईं तरफ है तो उसके मिरर मैटर की दिशा बाईं तरफ होगी, लेकिन इसके अलावा सामान्य मैटर और मिरर मैटर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, और यहाँ ग्रेविटी भी सेम वैसी ही देखने को मिलेगी। 1884 में लॉर्ड कैल्विन जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के आसपास मौजूद तारों का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने ये पाया कि अगर हम उन सभी तारों का सारा मास जोड़ दें तब भी उनका मास इतना ज्यादा नहीं होगा कि वे पूरी गैलेक्सी को संभाल सकें। हमारी पूरी गैलेक्सी में भी सभी तारों का मास लगभग 100 अरब सूर्यों जितना होगा, लेकिन फिर भी ये 2 लाख प्रकाश वर्ष में फैली इस गैलेक्सी को संभाल नहीं सकता। इतना ही नहीं, कैलकुलेशंस के मुताबिक तो हमारी गैलेक्सी में बहुत सारा मास होना चाहिए और तारों का मास तो केवल 15% है, तो ये फिर 85% मास कहां से आया? इसी सवाल से जन्म हुआ डार्क मैटर का। ये मैटर हमारे पूरे ब्रह्मांड की हर गैलेक्सी में बड़ी मात्रा में मौजूद है, पर इसका नाम डार्क क्यों है? तो दोस्तों वो इसलिए क्योंकि ये मैटर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करता, मतलब ये लाइट से भी कोई संबंध नहीं रखता, इसलिए वैज्ञानिक इसे कभी भी देख नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें इसके बारे में भी बहुत कम जानकारी है।
कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि डार्क मैटर किसी दूसरे डायमेंशन का पदार्थ है, और क्योंकि लाइट दूसरे डायमेंशन में यात्रा नहीं कर सकती है लेकिन ग्रेविटी कर सकती है, इसलिए ये ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है। डार्क मैटर और मिरर मैटर को देखकर ये लगता है कि वैज्ञानिकों ने अब तक जितने भी तरह के मैटर खोजे हैं वो भले ही फिजिक्स के किसी नियम को माने या ना माने, पर ग्रेविटी से हमेशा इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि एक ऐसा भी मैटर हो सकता है जिसका मास नेगेटिव हो और वो ग्रेविटी से इंटरेक्ट भी करता हो। लेकिन अगर मैटर का कोई ऐसा स्वरूप मिला जो फिजिक्स के नियमों को नहीं मान रहा हो तो वही एग्जॉटिक मैटर होगा, और उसमें नेगेटिव मास भी होगा, जिसके कारण उसमें लग रही ग्रेविटी भी नेगेटिव होगी। कल्पना कीजिए एग्जॉटिक मैटर से बने ग्रह जिसमें आप खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि नीचे खींचने की बजाय वह आपको अंतरिक्ष में ढकेलेगा। तो अभी हम एकदम से नहीं कह सकते हैं कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है या नहीं, क्योंकि अगर इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं नेगेटिव मास वाला मैटर यानी एग्जॉटिक मैटर मिला तो वहां ग्रेविटी रिपल्सिव हो जाएगी। खैर, अब ग्रेविटी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सौरमंडल के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। आपने हजारों बार सोलर सिस्टम के ग्रहों के पिक्चर्स और वीडियोस देखे होंगे, पर इन सभी वीडियोस और पिक्चर में आपने सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को एक ही सीध और कहीं तो एक समान सतह पर ही देखा होगा। ना तो कोई ग्रह नीचे है और ना ही ग्रह बहुत ज्यादा ऊपर है। सभी ग्रह एक ही प्लेन में रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या इसके पीछे भी ग्रेविटी का हाथ है? आइए जानते हैं और चलते हैं आज से 450 करोड़ साल पहले के सौरमंडल की ओर, जब इसका जन्म शुरू ही हुआ था। उस समय सौरमंडल धूल और गैस से भरा मात्र एक विशाल घूमने वाला बादल था और लगभग 12,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में फैला हुआ था, यानी कि आज के सूर्य और पृथ्वी की दूरी से भी 12,000 गुना विशाल। सिर्फ गैस और धूल के कणों से बना ये विशालकाय बादल इतना वजनी था कि ये खुद अपने वजन के नीचे ही ढहने लगा, जिस वजह से इसका आकार धीरे धीरे चपटा होने लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये इतना चपटा हो गया कि मानो एक सीडी डिस्क हो। चपटे आकार के कारण इसका केंद्र काफी ज्यादा सक्रिय हो गया। बादल के अंदर मौजूद हर एक कण के ऊपर इतना दबाव पड़ रहा था कि दबाव के चलते ये कण धीरे धीरे गर्म होने लगे। इन गर्म होने वाले कणों के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के कण भी थे। ये दोनों ही कण जब गर्म होने लगे तब दोनों ने मिलकर एक बहुत ही लंबी न्यूक्लियर रिएक्शन प्रक्रिया को शुरू कर दिया। इन्हीं रिएक्शन के कारण बाद में सौरमंडल में बहुत सी चीजें बनने लगी। सबसे पहले सूर्य का जन्म हुआ, पर इस समय इसमें लगातार डस्ट और गैस जुड़ती रही और इसका आकार बढ़ता गया, और काफी मात्रा में डस्ट और गैस के कारण सूर्य से काफी तेज गर्मी और रेडिएशन भी निकलने लगी। सूर्य लगातार अब सौरमंडल के आकार को और कम कर रहा था। आकार के साथ साथ ये और ज्यादा चपटा होता जा रहा था। वैज्ञानिक इस तरह के शुरुआती सोलर सिस्टम को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, जहां अब घूमती हुई डिस्क स्टार बनने के बाद बचे हुए धूल के कणों से ग्रहों का निर्माण करती है। डिस्क के अंदर मौजूद धूल के छोटे छोटे कण ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते रहे। पहले ये जुड़कर पत्थर बने और धीरे धीरे पत्थर आपस में जुड़कर हमारे ग्रह बने। हालांकि ये सभी ग्रह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में मौजूद धूल के कणों से ही बने हैं, इसलिए हमेशा सूर्य के साथ ये सभी ग्रह एक समान सतह यानी सेम प्लेन पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मैंने आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है कि क्यों ये हमेशा किसी भी दो चीजों के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्यों नहीं ग्रेविटी कभी दो ऑब्जेक्ट्स को बाहर फेंकती है। इसके साथ साथ आपने जाना कि सोलर सिस्टम के सभी ग्रह क्यों एक ही प्लेन यानी समान सतह पर होते हैं। आखिर हमें ये क्यों ऊपर या नीचे नहीं दिखाई देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।